स्टूडेंट्स, क्लास 9 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग में बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैटर के पार्टिकुलेट नेचर के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से रिमेंबर करा दे आपको। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ मिनट पार्टिकल्स। हर मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इन ए मैटर देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, दैट इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। There is a force of attraction between the particles that is called interparticle force of attraction or intermolecular force of attraction। फिर हम लोगों ने यह भी पढ़ा था बच्चों कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, किसी किसी मैटर के न के बराबर करते हैं, बट किसी किसी मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा मूव करते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। उसी में एक चीज हम लोग ये भी देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल मोशन। पार्टिकल के मोशन पर टेम्परेचर का प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल मोशन? तो बच्चों जब किसी मैटर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल के मोशन इंक्रीज कर जाते हैं और इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज ऑफ पार्टिकल मोशन। जब हम लोग किसी मैटर को टेम्परेचर को मतलब उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो पार्टिकल के मोशन भी बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको इसका कि जैसे हम लोग नॉर्मल वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम लोग शुगर डिसॉल्व करते हैं तो बड़ी घुल तो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, डिफ्यूज कर जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन जब हम लोग बॉइलिंग वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो आप देखिए कितना जल्दी वो डिफ्यूज कर जाता है, कितना जल्दी घुल जाता है। आपको चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी तरह के हम लोग को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों बच्चों? क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल वाटर के टेम्परेचर से काफी ज्यादा होता है, तो जैसे ही उसमें शुगर के पार्टिकल्स आते हैं तो बड़ी जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल मोशन हमेशा बढ़ता है। ये बात आप याद रखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब किसी मैटर को हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल के मोशन इंक्रीज कर जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स क्या होता है बच्चों? अवस्था, मैटर का अवस्था। जनरली प्रीवियस क्लासेस में आपने तीन ही जनरल स्टेट्स पढ़े हैं। मैटर के तीन ही स्टेट्स होते हैं जनरली देखा जाए तो, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसियस। बट नाइन्थ क्लास में आप पढ़ेंगे देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपके इस क्लास में बच्चों नाइन्थ क्लास में 5 स्टेट पढ़ने हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा। दिस इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर एंड 5th बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। कंडेंसेट BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके सबके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।
फिलहाल हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, जो कि जनरली स्टेट्स होते हैं किसी भी मैटर के, तो हम लोग पहले इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग प्लाज्मा और बोस-एंस्टाइन कंडेंसेट BEC के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर के जनरल प्रॉपर्टीज बताने से पहले हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, लिक्विड मैटर में कैसे अरेंज होते हैं और गैसियस मैटर में कैसे पार्टिकल्स उनके अरेंज होते हैं। तो पहले सॉलिड की बात करें बच्चों, यहां देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं and they are held by a strong force of attraction। चूंकि वे क्लोजली पैक्ड है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्डेड होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड मैटर में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंटर पार्टिकल फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप देख सकते हैं कि सॉलिड मैटर में पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वे क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जब वे क्लोजली पैक्ड होते हैं बच्चों, तो ये देखिए काफी कम स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो बिटवीन द पार्टिकल्स जो स्पेस होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में, किसी सॉलिड मैटर में पार्टिकल्स के बीच लेस इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं। चूंकि काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स सॉलिड में, इसलिए वहां पर लेस इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वो स्ट्रांगली हेल्डेड है, यानी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। अगर हम लोग सॉलिड से कंपेयर करें लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा वीकली हेल्डेड होते हैं। थोड़ा सा वीकली हेल्डेड मतलब कि आप देख सकते हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल्स के बीच स्पेस सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होता है, और इसी वजह से पार्टिकल्स के बीच थोड़ी सी गैप होती है। तो सॉलिड से कंपेयर करें तो वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन as compared to the solids। बच्चों, लिक्विड में वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है as compared to solids। अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कंपेयर करें तो लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होता है। ये देखिए पार्टिकल्स के बीच में स्पेस देख रहे हैं आप, पार्टिकल्स के बीच में गैप, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। आप सॉलिड्स में देखिए पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम था, काफी कम था, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है लेस इंटर पार्टिकल। बच्चों, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि आप देखिए यहाँ लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच गैप
सॉलिड से ज्यादा होता है। और जब इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, कमजोर होगा। लिक्विड में वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। क्यों वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? क्योंकि सॉलिड के कंपेयर में मोर इंटर पार्टिकल स्पेस होता है लिक्विड में, मोर इंटर पार्टिकल स्पेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से कंपेयर करें तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो लिक्विड में ज्यादा होते हैं। तो जब इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब आप क्या समझते हो बच्चों? गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच कुछ ज्यादा ही ज्ञान होता है, इन दोनों के कंपेयर में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैसियस स्टेट में। आप देख सकते हैं ये पार्टिकल्स के बीच में क्या, ये देखिए। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जब इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो सबसे कम लीस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं गैसियस स्टेट में, और लार्जर, आप तीनों में कंपेयर करें तो लार्जेस्ट कर सकते हैं, लार्जेस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल्स स्पेस होते हैं गैस में। एक बार फिर से देख लो बच्चों, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच गैप काफी कम होता है, यानी स्पेस कम होते हैं। सो सॉलिड्स में लेस इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। और हमने आपको बताया था कि जब कम स्पेस होगा तो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड्स के कंपेयर में अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच स्पेस सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है, और इस वजह से वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब स्पेस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और अगर हम लोग बात करें गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच सबसे ज्यादा स्पेस होता है इन दोनों के कंपेयर में, सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपेयर में। तो गैसियस स्टेट में सबसे लीस्ट आप कर सकते हैं, यहां पर हम लोग वीकेस्ट भी कर सकते हैं, काफी कमजोर, वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसियस स्टेट में काफी सबसे ज्यादा कमजोर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है गैस में, सबसे ज्यादा होता है। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि जब स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे कि सॉलिड में होता है, तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, उनकी काइनेटिक एनर्जी एकदम कम हो जाती है, बिकॉज देयर इज नो स्पेस टू मूव फॉर द पार्टिकल्स, देयर इज नो स्पेस इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में बच्चों स्पेस नहीं होता है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। आपने देखा होगा सॉलिड्स कभी फ्लो नहीं करते, बट आपने ये जरूर देखा होगा कि लिक्विड फ्लो करते हैं, क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और मोर इंटर पार्टिकल स्पेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड से कंपेयर करें तो लिक्विड में स्पेस ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, सो पार्टिकल्स कैन ओवरलैप टू वन अनदर, पार्टिकल्स कैन मूव, पार्टिकल्स बच्चों मूव कर सकते हैं क्योंकि जगह है मूव करने का, तो पार्टिकल्स कैन ओवरलैप, पार्टिकल्स कैन स्लिप ओवर टू वन अनदर, एंड दैट्स व्हाई लिक्विड्स फ्लो, इसलिए लिक्विड्स फ्लो करता है क्योंकि
पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्लिप करके ओवर कर सकते हैं एक दूसरे को, तो एक जगह से दूसरे जगह लिक्विड फ्लो करता है। अब आप देखिए गैस तो सबसे ज्यादा फ्लो करता है और सबसे तेजी से फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि गैस में पार्टिकल्स के बीच सबसे ज्यादा स्पेस होता है और सबसे लोवेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो गैप ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होते हैं, तो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसके होते हैं? गैसेस। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो बड़ी इजीली मूव कर सकते हैं फास्टली। इसलिए लिक्विड्स और गैसेस फ्लो करते हैं, बट सॉलिड्स कांट फ्लो। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि इन सॉलिड्स there is a strong force of attraction between the particles and less interparticle space, so the kinetic energy of the particle is negligible. But in liquid state as compared to solids, particles can move, and gaseous state में सबसे ज्यादा फास्टली पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है। ओके बच्चों, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स को समझेंगे, वो काम आएगा ऑप्शन में, वो सामने आएंगे टॉपिक्स। तो पहले कुछ टॉपिक्स को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अभी आपको समझना है डेंसिटी क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए एक एक करके सबको समझते हैं। पहले आते हैं डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज mass occupied per unit volume of a matter. Density of a substance is defined as mass occupied by the matter per unit volume. Volume को आप जानते हैं, space occupied by a matter. किसी मैटर के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। So density is defined as mass occupied per unit volume। तो आप याद रखिएगा बच्चों, डेंसिटी की फॉर्मूला होती है मास बाय वॉल्यूम। अगर यूनिट की बात करें डेंसिटी का, तो जनरली मास का यूनिट केजी, और अगर वॉल्यूम ले तो पर लीटर। वॉल्यूम को लीटर में और मास को केजी में। अगर स्मॉल यूनिट की बात करें बच्चों, तो डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। So these are the unit of the density of a matter. किसी भी सब्सटेंस के अपने डेंसिटी होते हैं, किसी सब्सटेंस का कम डेंसिटी होता है, किसी सब्सटेंस का ज्यादा डेंसिटी होता है, बट डेंसिटी हर मैटर के होते हैं। So याद रखिए बच्चों, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम एंड द यूनिट of the density is kg per liter और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं और स्मॉलेस्ट अगर मास देंगे तो ग्राम में ले सकते हैं। अब आते हैं डिफ्यूजन, दूसरा टॉपिक डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफ्यूजन का मीनिंग ये होता है कि जब किसी एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स, जब किसी एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच जो वैकेंट स्पेस होते हैं उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उससे जगह ले लेते हैं, तो हम लोग इसे डिफ्यूजन करते हैं। When the particles of a substance occupy the vacant space present between the particles of the another substance। जैसे मान लीजिए कि ये एक सब्सटेंस, ऐसे मान लेते हैं बच्चों ये वाटर है,
तो वाटर लिक्विड होता है। तो आप अभी अभी हमने आपको बताया था कि लिक्विड के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ स्पेस होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो मान लो बच्चों कि ये लिक्विड है, जैसे कि वाटर, दिस इज अ सब्सटेंस, दिस इज अ मैटर, ये एक मैटर है वाटर। अब इसमें हम लोग शुगर डालते हैं, शुगर, तो शुगर भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, शुगर के अपने छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे ही शुगर वाटर में डिसॉल्व होता है तो शुगर अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है। तो वे शुगर के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, जो वैकेंट स्पेस है, वैकेंट स्पेस मतलब खाली जगह, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस है, उस वैकेंट स्पेस में शुगर के पार्टिकल्स उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसी वैकेंट स्पेस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। शुगर को वाटर में डिसॉल्व करा है, वाटर खुद एक सब्सटेंस है, शुगर भी एक सब्सटेंस है। तो देखने को क्या मिलता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस था, जो खाली स्पेस है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, उस खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। किसने ऑक्यूपाई कर लिया, शुगर के पार्टिकल्स ने। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्यूजन। हम लोग इसे डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर हम आपसे बोले कि इंसेंस स्टिक को हम लोग जलाते हैं, तो एयर में जो है इंसेंस स्टिक का स्मेल जो है वो डिफ्यूज करे। इंसेंस स्टिक का स्मेल एक जगह से दूसरे जगह काफी दूरी तक पहुंच जाता है, तो इसका वजह भी बच्चों डिफ्यूजन है। जब इंसेंस स्टिक को हम लोग जलाते हैं तो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं, इंसेंस स्टिक एक सब्सटेंस हो गया, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एयर एक अलग दूसरा एक सब्सटेंस है। तो एयर के पार्टिकल्स के बीच में तो अच्छा खासा वैकेंट स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। अभी भी हमने आपको बताया था कि एयर में जो होते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस काफी ज्यादा होते हैं। तो वो जैसे हम लोग इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस होते हैं उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन की वजह से वो स्मेल एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाता है। तो बच्चों आप डिफ्यूजन का डेफिनेशन देखें। When particles of a substance occupy the vacant space present between the particles of another substance, this is known as diffusion. जब किसी एक सब्सटेंस का पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में मौजूद वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब आते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलना। मेल्ट मतलब पिघलना होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है द temperature at which a solid starts to melt। वह टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर देता है, वह टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड पिघलना शुरू कर देता है, तो वह टेम्परेचर उस सॉलिड सब्सटेंस का क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। आप देखो बच्चों कि जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड पिघलना शुरू कर देता है, यानी कि अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। जब सॉलिड पिघलता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड।
तो वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, तो उस टेम्परेचर को उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वेरी इजी। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच जिस टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट है जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, वह टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है, बच्चों बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। आपने देखा होगा कि वाटर जब बॉयल करता है तो वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वाटर वेपर्स। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर, यानी कि लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, यानी कि कोई सॉलिड पिघलना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शॉर्टकट में एमपी लिख रहे हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। आइस 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलना शुरू कर देता है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना शुरू कर देता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है।